एवरीवन। और आज हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड, जो कि है हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और देखिए चैप्टर मैंने बार बार बोला है, एसएसटी पढ़ने में हमेशा ये ख्याल रखिए कि आपको टॉपिक को हमेशा सेग्रीगेट करके करिए। टॉपिक अगर जितना आप सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे उतना ही ईजी होगा, क्योंकि आप एसएसटी में क्या होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा होते हैं और आपको चीजें समझने के साथ साथ ज्यादा लिखना भी पड़ता है। तो अगर आप चैप्टर को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर लेते हैं, बांट लेते हैं, तो आपको इजी लगेगा। अब देखिए कैसे बता रहे हैं, इस चैप्टर्स के लिए हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं, किसी भी सबसे चैप्टर के लिए, चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे, आप सिंपल से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पार्ट बाई पार्ट, ठीक है ना। हमने इसमें सिंपल एक टॉपिक जो है टॉपिक्स कवर किया है, जिसमें सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में टाइप्स ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी थोड़ा कवर करेंगे, जीडीपी थोड़ा कवर करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स की बात करेंगे, एंड उसके बाद है अंडर एम्प्लॉयड एंड डिसगाइज अंडर एम्प्लॉयड, फिर हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ये कुछ कुछ उसके मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो फटाफट हम इसमें कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में इस चीज को कवर करें। और याद रखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं आपको चीजों को थोड़ा सा क्विकली इसमें कवर करूंगा, लेकिन क्लियर होगा वो, और वीडियो को ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका टाइप्स में आते हैं, यानी कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के टाइप्स। तो देखिए जनरली इस पूरे चैप्टर्स में 3 टाइप्स आपका बात किए गए हैं, जो कि पहले है आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी, एंड थर्ड वन इज टर्शियरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर के ऊपर ही आपके पूरी चैप्टर्स में डिस्कशन की गई है। आप एकदम सीधे और आसान भाषा में समझिएगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर क्या है। फिर आप उसको डेफिनेशंस के तौर पे आराम से यूज कर सकते हैं, बुक के हेल्प से नोट्स भेजूंगा, उसमें आपको आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले समझिएगा, समझना जरूरी है। डेफिनेशंस आप खुद से भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए प्राइमरी की बात करते हैं, तो प्राइमरी में जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। मैं एक एग्जांपल आपको इसके साथ बता रहा हूँ। जितने सारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं वो प्राइमरी के अंदर आते हैं। और याद रखिए, प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी ही क्यों कहते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि प्राइमरी के बेसिस पे ही फिर सेकेंडरी और टर्शियरी काम करता है। अगर प्राइमरी नहीं रहे तो सेकेंडरी और टर्शियरी को फिर एग्जीक्यूट करना काफी इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए लेट से, पहले तो मैंने एग्रीकल्चर लिखा, अब सेकेंडरी की बात करूं तो इसमें जितने सारे मशीन्स, ताकि रॉ मटेरियल्स को दूसरे फॉर्म में चेंज कर दे, ठीक है ना। और फिर टर्शियरी सेक्टर में जितने सारे जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं, जो अब आपने उस चीज को बना लिया है तो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, प्लस इसमें जितने सारे आईटी डिपार्टमेंट हुए, कस्टमर केयर हुए, सारे के सारे टर्शियरी सेक्टर्स में आते हैं, ठीक है। मतलब आप समझिए, प्राइमरी सेक्टर मतलब जो बेसिस है, जो बेस है, जिसकी वजह से आपका सेकेंडरी और टर्शियरी उस पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास वीट यानी कि अगर गेहूं ही नहीं है, तो आप उसको फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी अदर चीज में। लाइक अगर बिस्किट आपको लेट से बनाना है, तो बिस्किट बनाने के लिए आपको वीट चाहिए, वीट को फिर आप फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं, और फ्लोर को किस चीज के हेल्प से, मशीन के हेल्प से। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है, द सेक्टर इन विच द हेल्प ऑफ मशीन इज यूज्ड so that we can convert from raw materials to the other form। या फिर एक बेसिस है जिसको हम लोग कन्वर्ट करके उसमें लेकर आते हैं। फिर टर्शियरी सेक्टर क्या है, अगर चीजें बिस्किट बनकर तैयार हो गई हैं और तैयार होने के बाद अब आपको एक जगह से दूसरी जगह तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सेल करना है। बिना सेल किए तो आपको काम चलेगा नहीं, तो आपको सेल करना है। फिर उसमें आपको कस्टमर केयर की जरूरत होती है, उसके फीडबैक के लिए, किसी को कस्टमर को प्रॉब्लम हुआ है किसी चीज के लिए, तो उसमें आईटी सेक्टर्स के भी आते हैं, जिसमें मार्केटिंग और सारी चीजों की यूज होता है। ये एक बेसिक प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। तो ये तीनों का तीनों सेक्टर है। अब इसमें मैं इसी में आपको बताऊं, क्योंकि आपके चैप्टर्स में अलग अलग ढंग से बताया गया है, तो हमने शुरुआत की है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। मैं पहले बता देता हूँ आपको, जब इंडिया में सबसे पहले शुरुआत में प्राइमरी सेक्टर अपने पीक पे था, क्योंकि उस समय इंडिया क्या है, अभी डेवलप हो रहा था, और अभी जस्ट आप बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद चीजें तो भूख भी मिटाई नहीं जा सकती थी, तो इतना इजी नहीं था, तो इसलिए वहां पे एग्रीकल्चर पे पूरा फोकस था। तो उस समय प्राइमरी सेक्टर एकदम अपने बूम पे कह सकते हैं, मतलब उसका ग्राफ बिल्कुल हाई था। फिर बीच में सेकेंडरी सेक्टर का बोलबाला आया। सेकेंडरी सेक्टर का इसलिए क्योंकि बीच में मशीन्स और मैन्युफैक्चरिंग पे थोड़ा सा काम तेज हुआ, तो सेकेंडरी का भी एक अपना, मतलब बोलते हैं ना, अपना जमाना है, हर किसी का दिन आता है, तो सेकेंडरी का भी दिन आया। और अभी की बात करोगे एट प्रेजेंट, तो टर्शियरी सेक्टर का भी दिन है। टर्शियरी सेक्टर क्या है, जैसे आईटी डिपार्टमेंट जितने सारे हैं, आजकल बैठे बैठे लोग काम कर रहे हैं, ऑनलाइन जो भी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें अभी टर्शियरी सेक्टर के हेल्प से है, इसलिए अभी टर्शियरी सेक्टर का ग्राफ ज्यादा है।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का डिमांड नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बोला प्राइमरी सेक्टर सबसे बेसिस है, लेकिन हाँ एक दिन आता है, जो मैंने बोला ना हर आदमी का एक दिन आता है, तो इसमें आपको आज टर्शियरी सेक्टर का दिन है, ठीक है। खैर, अब इसको आप समझ चुके, तो अभी आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि यार प्रेजेंट किसका ज्यादा जो है डिमांड है, या कौन सा ज्यादा ये कर रहा है, तो ग्राफ आपके बुक में डिफरेंट दिए हुए हैं ईयर वाइज कि कौन से ईयर में किसका ज्यादा था। तो रफ आइडिया लगा के मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ, ग्राफ आप आराम से देख लेंगे, लेकिन इतना समझिएगा कि प्राइमरी सेक्टर इंडिपेंडेंस के बाद से थोड़ा सा ज्यादा जोर था, फिर सेकेंडरी सेक्टर का उसके आसपास, और अभी एट प्रेजेंट टर्शियरी सेक्टर का। एक ग्राफ अपने आप फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड फिर जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो ये आपका पूरा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर का एक रूपरेखा है। इसके अंदर आप एग्जांपल्स आप समझ के, एक बिस्किट के एग्जांपल से आप चीजें समझ सकते हैं, ठीक है ना। आप आराम से इसको समझ के एग्जांपल भी दे सकते हैं, उसके बाद डिफाइन करेंगे तो और इजी लगेगा एग्जामिनर को चेक करने में। और हमेशा याद रखिए, जब भी आप एग्जाम में लिखते हैं ना, ऑलवेज कोशिश करिए कि आप ऐसे लिखें कि आप वो अपने को समझाने के लिए लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। कभी कभी बच्चे लोग ऐसे लिख देते हैं कि उनको खुद पता नहीं होता है कि उनको समझ आ रहा है कि नहीं। तो एकदम इजी बना के लिखे, और एकदम इजी कैसे सकता है, एग्जाम्पल के हेल्प से लिखे। अगर आपने प्राइमरी में एग्रीकल्चर एग्जाम्पल लिख दिया में छोड़ भी देते, तो ट्रस्ट में उस एग्जामिनर को चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप एग्जाम्पल लिख के छोड़ते हैं तो उसमें आपको भी मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस है। खैर, ये पूरा इसका बात आते हैं। अब बात आते हैं जीडीपी। देखिए जीडीपी क्या होता है, इन तीनों सेक्टर्स के चलते इंडिया को कितना मिला। जीडीपी क्या फुल फॉर्म होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस मतलब होता है इंटायर द टोटल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल सा मीनिंग समझिए कि अपने कंट्री में मान लीजिए तीनों सेक्टर ने अपना प्रॉफिट कमाया, प्राइमरी में कुछ कमाया, सेकेंडरी में कमाया, टर्शियरी में कमाया। अब तीनों को कैलकुलेट करके जो इन ग्रॉस कंट्री को कितना डेवलपमेंट हुआ पूरा सेल करके सब कुछ करके, वो होता है आपका जीडीपी। और जीडीपी डिसाइड करता है कि कंट्री का फिर कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर आप रफ आइडिया के अनुसार समझ सकते हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द इंटायर कैलकुलेशन ऑफ फॉर दी 3 सेक्टर्स की उस पर्टिकुलर एक ईयर में कितना ज्यादा चीजें हुआ है, कितना बिका है, कितना सेल प्रॉफिट, सारी चीजें जीडीपी के अंदर कवर हो जाएगी। अब इसमें एक चीज आता है आपका थर्ड पार्ट, जो कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को समझने के लिए मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। आप प्राइवेट जॉब एंड सेकेंडरी जॉब के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स के अकॉर्डिंग समझना। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को जनरली आप गवर्नमेंट ट्रीट करना है, ठीक है, इसको गवर्नमेंट सेक्टर ट्रीट करिएगा, और अनऑर्गेनाइज को एक प्राइवेट सेक्टर की तरह ट्रीट करिएगा, ठीक है। इसमें सिंपल क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखो क्या है, आप अगर जॉब करते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आपके सैलरी के साथ साथ आपको अपनी फैमिली के लिए भी टाइम हो, प्लस आपके अपने जो कुछ काम हैं, आपकी अपनी जो फ्रीडम है वो भी थोड़ी मेंटेन रहे, आपको हॉलीडेज मिले, अगर कोई जरूरत है तो लीव मिले, एक समय के अनुसार आपको चीजें मिल दे, एक समय के अनुसार आप जाएं करें, सैलरी मिले। उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि सिक्योरिटी ऑफ जॉब, कि आपको प्राइवेट सेक्टर में क्या है, आप जाते हो तो पता नहीं कल आप गए ऑफिस और आपको लगता है कि पता नहीं आज निकाल दिया जाए बिना किसी वजह के, बिना किसी रीजन दिए हुए। तो सबसे फर्स्ट जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का फायदा है वो होता है सिक्योरिटी ऑफ जॉब, यानी कि आप जॉब सिक्योरिटी बोल सकते हैं। उसमें अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको बिना किसी ऐसे ही रीजन के हटाया नहीं जा सकता, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, रूल है। तो आपको इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए पहले ज्यादा ट्राई मारते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहां जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है। प्राइवेट जॉब में नहीं है, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफी लेस है ये काम। फिर सेकेंड, फैमिली के लिए टाइम मिलता है, बिकॉज आपको हॉलीडे मिलते हैं। हॉलीडे के लिए अच्छा खासा और किस्म दिया जाता है। अगर आप विमेन एम्प्लॉय हैं, आप गर्ल्स हैं, तो उसके लिए भी आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा छूट मिलता है आपको बहुत सारी चीजों के लिए। उसी तरीके से फिर आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम मिल ही जाता है। फिर आपको अलग अलग चीजों के लिए जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और इन सारी चीजों की फैसिलिटी भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, प्लस पेंशन की प्रोवाइड करती है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, आप सिंपल ये सोच के लिख दो कि गवर्नमेंट को क्या मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या फैसिलिटीज, वो इसमें लिख दो। प्राइवेट वाले को जो नहीं मिलता उसके अपोजिट इसमें लिख दो, बात खत्म। ये आपका ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ठीक है ना। अब आते हैं, अगर आपसे इसमें पूछा जाए कौन सा सिक्योर है, डेफिनेटली इसका जवाब आपको पता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर डेफिनेटली ज्यादा सिक्योर है। अब इसमें क्वेश्चन एक होता है अंडर एम्प्लॉयड डिसगाइज अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखिए पहली बात, अंडर एम्प्लॉयड का मीनिंग समझ लीजिए, ठीक है ना। तो अंडर एम्प्लॉयड जो है या अंडर एम्प्लॉयमेंट आप कुछ भी कह लीजिए, इसका मीनिंग सेम होता है कि मान लीजिए एक से ज्यादा आदमी ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे उनकी जरूरत नहीं है,
अब एग्जाम्पल से समझिए अंडर एम्प्लॉयड क्या। मान लीजिए एक प्लॉट ऑफ लैंड है, आपके पास एक छोटा सा फार्मिंग हाउस है, एक सॉरी आपके पास एक खेत है, आप सिंपल समझो, उसमें आप 5 लोग काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप 2 लोग भी काम करेंगे ना तो काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी 5 लोग उसमें लगे हुए हैं। तो जब जरूरत से ज्यादा लोग किसी एक जगह पे काम करते हैं उसी को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है? मतलब कि वो 5 में से अगर 2 लोग चले भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके प्रोडक्शन पे, फिर भी प्रॉफिट उतना ही आना है। तो बोलते हैं ना कि जबरदस्ती काम, मतलब उनका काम नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे हैं, तो वो है अंडर एम्प्लॉयड, यानी कि नॉट रिक्वायर्ड बट दे आर स्टिल वर्किंग। अंडर एम्प्लॉयड डिस्गाइज अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक टाइप है अंडर एम्प्लॉयड का, लेकिन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट फर्क क्या है? देखिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट में वो काम तो कर रहा है लेकिन वो एक्चुअली क्या है? एक्चुअली वो अनएम्प्लॉयड है, मतलब वो बेरोजगार है लेकिन काम कर रहा है वो। समझ रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। वो काम तो कर ही रहा है ना, अपने खेत में 5 लोग काम करें तो कर ही रहे हैं, तो आपको देखने में ये लग नहीं रहा है कि वो बेरोजगार नहीं है, ठीक है ना। लेकिन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्लियरली दिखता है कि वो बेरोजगार है, जैसे कि वो कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो डिस्गाइज अंडर एम्प्लॉयड के अंदर आएगा, यानी कि वो काम नहीं कर रहा है इसलिए बेरोजगार है, और अंडर एम्प्लॉयड में वो काम करके बेरोजगार है। समझ रहे हैं? तो आप अगर इंग्लिश में इसको डिफाइन करेंगे तो ये बुक में भी आपको आराम से दिया हुआ है, नोट्स में उसमें भी दिया हुआ है, लेकिन समझने के लिए सिंपल अंडर एम्प्लॉयड क्या है कि देयर इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पर्सन मोर देन दैट बट स्टिल दे आर वर्किंग। सेकंड, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट दे क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। अब एक इसमें टॉपिक और है, हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट को इसमें रोल प्ले करना पड़ता है। जैसे अगर गवर्नमेंट मान लीजिए किसी भी एक छोटे, जिसके पास एक छोटा सा प्लॉट है, प्लॉट ऑफ लैंड है छोटा सा, गवर्नमेंट अगर उसको कुछ लोन्स दे देती है, अगर वो करना शुरू कर देता है, और लोन्स काफी कम इंटरेस्ट में मान लीजिए होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जब वो काम करना शुरू करेगा, इसमें एक एग्जाम्पल भी आपको दिया रहेगा, नाम से दिया हुआ बुक में, खैर उसको उतना नहीं करेंगे, बट फिर भी तो काम अगर करना शुरू करता है तो उससे क्या होता है कि उसमें 1-2 और लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि वो काम बढ़ा सकता है। जैसे सारा काम वो कर नहीं करता, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन उसने कर लिया, उस प्रोडक्शन को फिर ले जाने में या किसी चीज को वहां से लेकर सेल करने में उसमें 1-2 और लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकते हैं, खासकर विलेज या वैसे जगह पे जहाँ पे बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट का तो मतलब आप कह सकते हो कि काफी महामारी है, ठीक है ना। तो 1-2 ये तरीके हैं, प्लस गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करा रखी हैं, जैसे कि मनरेगा है, बहुत सारे एक्ट, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और भी लेबर के लिए उन्होंने जैसे बहुत सारे अलग अलग स्कीम चला रखे हैं, लेकिन वो एक टेम्पररी बेसिस पे, नॉट एज ए परमानेंट बेसिस, बट फिर भी वो है, ताकि हम एम्प्लॉयमेंट उस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं, लोगों की घर चीजें चल सकती है। क्लियर है? तो और भी इस तरीके से बहुत सारी चीजें आप खुद से सोच सकते हैं। इसमें आपको खुद सोचना थोड़ा जरूरी है, आप जितना सोचोगे उतना आपको एग्जैक्टली याद होगा। एसएसटी कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपको दिया गया आपने रटा रटाया चीजें लेके चले गए। हाँ, कुछ चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन आप खुद एटलीस्ट सोचोगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, क्योंकि ये आपके से कनेक्टेड होता है। आसपास जो आप देखते हो वही सारी चीजें होती हैं, तो ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा होगा मनी एंड क्रेडिट। ठीक है।